नमस्कार, मैं संजय खटाना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज एक ऐसे मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही गंभीर मुद्दा है, चिंतनीय मुद्दा है, देश के भविष्य का मुद्दा है। एक समय था जब कांग्रेस की राजनीति चरम पर थी, तो कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए जातियों का आंदोलन शुरू हुआ, जातियों का खेल शुरू हुआ, आरक्षण की बातें हुई और वही खेल अब बीजेपी के शासन में होने जा रही है। सेम उसी तरह से वही उदाहरण, जातियों का उन्माद, जातियों की बड़ाई, जातियों की बात, जातियों का वर्चस्व। हमारे साथ आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हैं नवनीत परमार जी। आप इतिहास में डॉक्टर हैं, डॉक्टरेट हैं और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में मुख्य अधिष्ठाता हैं। आपका स्वागत है परमार साहब। नमस्कार। ये जो कांग्रेस को डाउन करने के लिए मायावती जी, काशीराम साहब, मुलायम सिंह जी, लालू जी, तमाम तरह के लोग आए और कांग्रेस को ख़त्म कर दिया गया। कांग्रेस बुरी थी, अच्छी थी, वो एक अलग विषय है, सही दिशा में थी या गलत दिशा में थी। सेम अब भाजपा की सरकार देश में है और वही जातियों का आंदोलन, दिल्ली में जाट भाई आंदोलन कर रहे हैं, तो कहीं हमारे एससी भाई आंदोलन कर रहे हैं, तो कहीं गुर्जर आंदोलन कर रहा है। और उन मुद्दों पे जो विकास से जिनका कोई लेना देना नहीं है, जो लोग महापुरुषों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं, उनके घरों में भी उन महापुरुषों की तस्वीर नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों। उन महापुरुषों का उनसे कोई लेना देना नहीं। अगर मीडिया उनसे सवाल पूछती है कि फला महापुरुष कब पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे, तो उन्हें कोई संज्ञान उसका अधिकतर लोगों को नहीं है, कुछ चंद लोगों को। तो इसे आप कैसे देखते हैं? खटाना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, आपने जो मुद्दा उठाया ये भारत की अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस मुद्दे ने हमेशा पूरे विश्व को प्रभावित किया है। यही मुद्दा भारतीय संस्कृति की ओर भी इंगित करता है। जिस दशक की आप बात कर रहे हैं, जनता दल के नेतृत्व में जब मंडल कमंडल की राजनीति आई और जातिगत राजनीति को हवा दी गई, तो आप देखेंगे कि जाति की उस विष वेल को फैलाकर पूरे देश के अंदर एक अराजकता का माहौल पैदा किया गया। और वर्तमान सरकार, जिसे आप कांग्रेस की सरकार कह रहे हैं, जो पूरी तरह से स्थापित सरकार थी और जिसकी जड़ें इतनी गहरी थी, वो समाप्त हो गई। चूंकि वो उसे जाना ही था, भ्रष्टाचार उसके आकंठ में डूबी हुई थी कांग्रेस की गवर्नमेंट, लेकिन जनता दल के कुछ नेताओं ने उसे उखाड़ने का सहारा लिया, मंडल कमंडल का, जिसे आप जाति की उभार की राजनीति कह रहे हैं। लेकिन जाति की उभार की राजनीति से यदि आप देखें तो आप देखेंगे पूरे देश के अंदर कुछ घराने केवल खड़े हुए, जिसमें मायावती है, मुलायम सिंह है, लालू यादव है, इधर बंसीलाल देवीलाल जी का परिवार है, देवगौड़ा का परिवार है, स्टालिन उन्हें परिवार है। कुछ परिवार कुछ जातियों के कारण पूरे देश के अंदर खड़े हो गए। जातियों को उससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। आरक्षण से जरूर जातियों को लाभ हुआ, लेकिन उस आरक्षण को भी अब दूषित कर दिया जा रहा है और निसंदेह उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसके स्वरूप करना चाहिए। और जो आरक्षण है और जिन जातियों को उस आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उसके ऊपर मंथन होकर नीचे से नीचे स्तर तक कैसे उसका लाभ हो, इस विषय पर सरकार को चिंतन करना चाहिए। नहीं, आपका मानना है कि आरक्षण से तो लाभ हुआ है, सब मानते हैं, लेकिन यहाँ विषय है जातिगत राजनीति। जाति के नाम पर जो राजनीति हुई, तो क्या जातियों का फायदा हुआ या केवल विधायक और जो राष्ट्रीय सुप्रीमो बने उनका फायदा? नहीं, देखिए खटाना जी, मैंने आपसे स्पष्ट कहा है कि जातियों का लाभ नहीं हुआ है, उससे विशेष राजनीतिक लाभ नहीं हुआ। राजनीतिक छोटा मोटा लाभ होना एक अलग विषय है, लेकिन यदि हम देखते हैं ओवरऑल कुछ घराने खड़े हुए हैं और उन्होंने नीचे, चलो जब आप कह रहे हैं तो मैं आपको स्पष्ट खोल के बताता हूँ। मायावती जी की गवर्नमेंट बनी तो मायावती जी के सजातीय लोग थानों में, तहसीलों में, सरकारी संस्थानों में जातिगत गुंडागर्दी करने लगे, जिसके कारण आज मायावती हाशिए पर है। मुलायम सिंह जी की गवर्नमेंट बनी, यादव
कुल के लोग पूरे प्रदेश के अंदर छा गए। उस समय लगता था कि शायद ये यादवों की ताकत है, जबकि वो ताकत नहीं थी। जिन लोगों ने मायावती के समय गुंडागर्दी करी वो मायावती के दुश्मन थे। इसी प्रकार जो यादव लोगों ने उस समय जो किया, कुछ लोगों ने, जैसे 70 से 80% थानों पर यादवों का राज था, तो वो उन्होंने यादवों का ही, खुद मुलायम सिंह का या समाजवादी पार्टी का नुकसान किया, क्योंकि आदर्श जो लोग हैं वो लामबंद होते हैं उसके खिलाफ। तो जातिगत राजनीति के परिणाम हमेशा दुष्परिणाम होते हैं। जातिगत राजनीति नहीं करके हमेशा समूह और वर्ग की राजनीति करनी चाहिए। और हमारा देश सनातन धर्म से प्रफुल्लित देश है, ये इसी को हमेशा बढ़ावा देता है। परमार जी, अब देश उसी दोहराए पर आकर खड़ा होने वाला है जी। जिस तरह कांग्रेस को जातियों की राजनीति ने खत्म किया, उसी तरह अब बीजेपी के विरुद्ध भी कोई दूसरा रास्ता तो मिला नहीं, कोई दूसरा हथियार तो विपक्ष के पास है नहीं। अब बिल्कुल सेम वही उदाहरण, जातियों का वर्चस्व खड़ा करके क्या बीजेपी को खत्म किया जा सकता है? नहीं, पहले से अब मैं, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है कि पहले में और अब में थोड़ा सा अंतर है। जिस तरह से जब हम पढ़ते हैं और धर्म नाम का एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है स्कूलों में भी, तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म जो है वो अफीम है, वो नशा है, और वही स्थिति जाति की राजनीति पर भी लागू होती है। लेकिन अब पहले की अपेक्षा जो सोशल मीडिया है खटाना जी, जिसमें आप जैसे मीडिया का रोल है, आप जैसे जो छोटे चैनल हैं, इनकी देश के अंदर बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं आपके माध्यम से ये और ज़्यादा कहना चाहूँगा कि हमारे जो राष्ट्रीय चैनल हैं वो सभी मुद्दों को नहीं उठा पाते, सभी मुद्दों के उनके पास नहीं चलता। फिर दूसरा ये देखा गया है कि कई बार वो एक छोटे से मुद्दे को लेकर 2-2 3 दिन तक एक ही विषय पर डिबेट करते रहते हैं, लोग उब जाते हैं, चैनल चेंज करने लगते हैं। आज ये अभी है, मैं ये नहीं कहता कि जातिगत उभार अभी नहीं है। अभी रोज हम आंदोलन देखते हैं, सड़कों पर हर तरह का उठता है। जैसे देश के अंदर पिछले दिनों एक आंदोलन हुआ मराठा। यदि कोई पूछे मराठा आंदोलन क्या है, तो मराठा तो जो महाराष्ट्र था, मराठवाड़ा था, उसके लोगों को मराठा कहा गया। वो कोई जाति नहीं थी। उसके अंदर होलकर है, उसके अंदर गायकवाड़ है, उसके अंदर सिंधिया है, उसके अंदर भोसले है। इन 4 लोगों का संगठन मिलके मराठा बना। बाद में पेशवा आ गए जो पूरी तरह ब्राह्मण है। आज ब्राह्मण अपने आप को वहाँ मराठा बोलता है। तो आप वहाँ कौन सी जाति को संरक्षण देंगे, कौन सी जाति को आप आरक्षण देंगे? उसके अंदर राजपूत भी है, उसके अंदर गुर्जर भी है, उसके अंदर गायकवाड़ गडरिया भी है, उसके अंदर पाल समाज के लोग भी हैं, उसके अंदर ब्राह्मण भी है। तो आप कैसे उसे एक जाति का वो दे सकते हैं? वो तो ठीक ऐसे है मराठा जैसे पंजाब। तो अब आप लोगों के माध्यम से जो नवयुवक है, जिसकी जनसंख्या आज 50 से 60% है और अधिकतर वोट भी यही करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय में जब ये उभार था जाति का, उस समय लड़कियां बहुत कम वोट करती थी, लड़कियां घरों से नहीं निकलती थी, उस दिन वो छुट्टियां मनाती थी। आज हम देखते हैं कि महिला वर्ग और स्पेशल जो तरुण महिला है, जो हमारी लड़कियां हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं छोटी कम उम्र की, आप यदि आप कहीं भी देखते हैं तो उनकी एक पूरी लाइन मिलती है लगी हुई। तो देश अंगड़ाई ले रहा है। और मैं समझता हूँ कि यदि इस तरह की कोई राजनीति कर भी रहा है तो वो अधिक समय नहीं चलेगी। इसके जो वर्तमान के दुष्परिणाम हैं धीरे धीरे सब तेज समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, एक बात और आपसे जानना चाह रहा था। आप समाज के बीच रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, अध्ययन करते हैं, आपने PhD भी की है। जो आरोप बहन मायावती पर लगे, मुलायम सिंह पर लगे, सेम वही आरोप बाबा जी पर लग रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि बाबा के राज में राजपूत बेलगाम हो गया है, दूसरों को अपमानित करता है, गालियां देता है, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर अपमानित बातें करता है। तो आपको क्या लगता है कि ये बाबा के इशारे पर है, बाबा के विरोधी कर रहे हैं? ये बाबा के पक्ष के लोग हैं, बाबा के विरोध के लोग हैं? और क्या वास्तव में ठाकुरवाद चल रहा है यूपी में? देखिए खटाना जी, आप बहुत बुद्धिजीवी हैं और आप इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, तो चलो आप मीडिया से हैं तो स्वाभाविक है। वैसे आप जानते हैं ऐसा क्यों है, आप इसका दुष्परिणाम भी जानते हैं। जैसा कि पहले ही मैंने आपसे कहा है कि जी जो मायावती के लोग थे तो वो मायावती के साथ तो थे, लेकिन वही दुश्मन भी थे, क्योंकि मायावती के समाज के लोग 12-13% लोग हैं जिनसे सत्ता नहीं बन सकती। यही स्थिति मुलायम सिंह जी के साथ थी। और यही स्थिति यदि आप ठाकुर कह रहे हैं बाबा को,
तो निश्चित रूप से जातिगत यही स्थिति सबके साथ है। लेकिन मैं आपकी इस बात का पूरी तरह से विरोध करता हूँ। मैं ये तो दावा नहीं करता कि मैं बाबा जी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, लेकिन मैं उनके मठ के विषय में जानता हूँ। और जहाँ तक मैंने बाबा जी को रीड किया है तो उनका तो कोई परिवार नहीं है। जो व्यक्ति वर्षों पहले सन्यासी हो चुका हो, जो गोरक्ष मठ को, गोरक्ष मत को ही सब कुछ मानता हो, उसे एक जाति से जोड़ना भारतीय परंपरा को, भारतीय संस्कृति को, हमारे सनातन धर्म को अपमान करने के समान है। कुछ लोग जो इस देश के अंदर विरोध की राजनीति करते हैं, उनका ये परमानेंट काम है। एक स्पष्ट सा उदाहरण मैं आपके सामने देता हूँ। हम जेएनयू को कई बार देखते हैं, रीड करते हैं, तो आप देखो कि वो आज भी रामायण को काल्पनिक मानते हैं। लेकिन जब नारी अस्मिता की बात आती है तो राम के ऊपर आरोप लगाते हैं कि राम ने एक नारी को अपने साथ लगातार वन में घसीटा। वो दुर्गा सप्तशती को काल्पनिक मानते हैं और उधर दुर्गा को काली के रूप में, एक वेश्या के रूप में प्रदर्शित कर उसकी फोटो लगाते हैं। दोनों मानसिकता एक साथ नहीं चलेंगे। आपकी बात रोकना चाहूंगा। चलिए, आपने कहा कि ठीक है, बाबा की कोई जाति नहीं है, लेकिन जो राजपूत फेसबुक पर आकर बदतमीजी कर रहे हैं, ये महसूस करा रहे हैं, अदावत दिखा रहे हैं कि भाई हमारी सरकार है, ठाकुरों की सरकार है, आप उन्हें बाबा के कैसी समझते हैं या विरोधी? देखिए खटाना जी, मैंने आपको पहले ही स्पष्ट उदाहरण मायावती जी का, मुलायम सिंह जी का, लालू जी का दिया है। और चूंकि बाबा की तो कोई जाति है ही नहीं, और आप पत्रकार हैं, आप स्वयं बाबा जी से पूछ सकते हैं। लेकिन जो भी लोग उन्हें राजपूत बताते हुए जातिगत राजनीति कर समाज में वैमनस्य फैला रहे हैं, वो बाबा विरोधी तो है ही, वो समाज के भी विरोधी हैं। कुछ लोग भाजपा में भी इस तरह का तगमा लगाकर, जो उनकी मूल पार्टी है, जो उनकी विचारधारा वाली पार्टी है, क्योंकि बाबा का व्यक्तिगत कुछ नहीं है, और देश की जो परंपरा है, संसदीय परंपरा है हमारे यहाँ जो प्रजातांत्रिक परंपरा है वो पार्टीगत है। तो इसलिए विचारधारा की पार्टी से जुड़ा होना आवश्यक है। आप किसी न किसी विचारधारा की पार्टी से जुड़ेंगे, तो इसी कारण, इस विचारधारा के कारण ही भाजपा बाबा की पार्टी है। बाबा किसी पार्टी का नहीं है, विचारधारा के कारण बाबा की वो पार्टी है। तो बाबा को राजपूत कहना, कुछ लोग उनका बिष्ट भी नाम कई बार जोड़ते हैं, उन्हें ठाकुरों से वो करते हैं। क्योंकि मैं उत्तराखंड का निवासी हूँ, तो उत्तराखंड में भी हमने देखा है कि लोग कुछ इस तरह की बात करते हैं, अपने आप को बिष्ट बता के उनसे जोड़ने की कोशिश करते हैं। जबकि बिष्ट तो यहाँ पर कुछ एससी में भी हैं, कुछ एसटी में भी हैं। क्या बाबा ने कभी अपने नाम के आगे बिष्ट लगाया? देखिए खटाना जी, प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी माँ के गर्भ से पैदा होता है, और जिस माता के गर्भ से पैदा होता है उसकी कोई ना कोई जाति होती है। तो हमारे यहाँ जो सन्यास धर्म है वो कर्म आधारित है। उनका कर्म एक सन्यासी का है, और उन्होंने सन्यास लेके इन चारों आश्रमों के सर्वश्रेष्ठ आश्रम में प्रवेश कर लिया है। जाति तो बहुत तुच्छ बात है, वो इन चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। और जो भी लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि वो बाबा विरोधी लोग हैं। और जो भी लोग राजपूतों के नाम पर इस तरह का कुछ कार्य करने का कार्य कर रहे हैं, वो केवल उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। और कई बार आदमी भावनाओं में बहकर या अधिक प्रेम के कारण इस तरह की गलती कर देता है कि उसे पता नहीं होता है कि मैं उसके खिलाफ कार्य कर रहा हूँ। अपने लोगों के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, अपने ही लोगों के खिलाफ कार्य करते हैं कुछ लोग ऐसे। अच्छा, जैसे आपको क्या लगता है कि ये जातिगत उन्माद अचानक ही खड़ा हो जाता है बिना किसी बड़े कारण के? कहीं सम्मान की बात ले ली जाती है, कहीं अपनी अदावत की बात रहती है, तो ऐसा तो नहीं कि कहीं विदेशी फंडिंग होती है उनको? खटाना जी, आपने बड़ा सुंदर क्वेश्चन उठाया। देखिए, मैं नाम भूल रहा हूँ, आप पत्रकार हैं, आप जानते होंगे कि अभी एक अमेरिका के सांसद ने कहा कि हम भारत के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभियान चलाएंगे। अभी ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट प्रकाशित करी अडानी जी के विषय में। खुद ब्लूमबर्ग अपने देश के विषय में नहीं जानता, जिनके 3 बैंक डूब चुके हैं। पूरा यूरोप आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रहा है, उसके ऊपर उनकी कोई रिपोर्ट नहीं थी। लेकिन उस रिपोर्ट का सहारा लेकर हजारों करोड़ रुपए का नुकसान भारत के लोगों का उन्होंने करवा दिया, जिसे हथियार के रूप में विपक्षी पार्टियों ने हथियार बनाया।
कल परसों का ही विषय आपके सामने है संसद का। दरअसल हमारे यहाँ जो विरोध की राजनीति है, जो कभी कभी जेएनयू में दिखाई देती है, जैसे मैंने राम और माँ दुर्गा के विषय में आपको बताया, यहाँ के जो नेता हैं वे जनता की नब्ज को समझ नहीं पा रहे हैं। वे ये नहीं देख रहे कि बच्चे पढ़े लिखे हो गए, एक नया तरुण अंगड़ाई ले रहा है और देश में आगे की तरफ बढ़ रहा है। हमारे यहाँ कई आंदोलन आपने देखे, जैसे सीसीए पे एक आंदोलन पहले हुआ जिसमें पूरे देश का मुस्लिम एक साथ खड़ा हो गया, चिकन नेक काटने की बात हुई, तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह की बात हुई। एक किसान आंदोलन हुआ, कनाडा का प्रधानमंत्री डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व दिखाई दिया। देश के बहुत बड़े, वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी और वामपंथी लोग उससे जुड़े हुए दिखाई दिए, जिनका कोई लेना देना नहीं था, जो उससे प्रभावित नहीं हो रहे थे। एक आंदोलन हो रहा आपके सामने आ रहा है, देश के कुछ पहलवान बैठे हैं। इन पहलवानों के विषय में एक पूर्व पहलवान है, बाबा की खरी खरी के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उन्होंने इनकी पूरी तरह से पोल खोल के रख दी। जो आरोप लगा रहे हैं उन्हें यह तक नहीं पता कि आरोप हैं कब के, लेकिन वो फिर भी बैठे हैं। आप सरकार के मंत्री उनके लिए सारी सुविधाएं जुटा रहे हैं, एक पूरी पूरी खाप उनके साथ खड़ी हो जा रही है। हमारे देश की एक जाति उनका हमदर्दी बनने की कोशिश कर रही है, तो वे उनका तो नुकसान कर ही रहे हैं, साथ साथ अपनी जाति का भी नुकसान कर रहे हैं। और जातीय व्यवस्था हमारे देश के अंदर है, लेकिन ये समझने की आवश्यकता है। अब बच्चे पढ़े लिखे होते जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को बहुत तेज़ी से समझ रहे हैं। पूरी तरह से ये बाह्य फंडिंग पर आधारित व्यवस्थाएं हैं, ऐसा खुलासा हो चुका है। और आप तो पत्रकार हैं, आप स्वयं जानते हैं कौन कौन लोग फंडिंग करते हैं। और जब भी आंदोलन होता है तो उसके अंदर मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और आप ये भी जानते हैं निश्चित रूप से आपके पास भी कई बार बहुत सारे ऑफर आए होंगे, इधर से उधर से या पक्ष में अपने न्यूज चलाने के। तो ये सब फंडेड और एक सोची समझी राजनीति के तहत की गई व्यवस्थाएं होती हैं। और देश को अस्थिर करने के लिए इस तरह की आंदोलन या इस तरह के वाक्यात विदेशी शक्तियाँ रचती रहती हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही बेबाकी के साथ अपना जवाब दिया और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जिस जाति का सीएम उत्तर प्रदेश की राजनीति में होता है, खासकर उस जाति के लोग यदि दूसरी जातियों के लोगों का अपमान करना अपनी सरकार में शुरू करते हैं तो समझ लीजिए वो अपने ही नेता के साथ नहीं है, अपने ही नेता के अनुयायी नहीं है और अपने ही खुद की जाति के शुभचिंतक नहीं है। धन्यवाद।